के साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। ईरान और अमेरिका इसराइल की लड़ाई अब और तेजी पकड़ती जा रही है और दूसरी ओर अब दूसरे अन्य देश भी खुलकर इस लड़ाई में उतरते नजर आ रहे हैं। उत्तर कोरिया ने बैलिस्टिक मिसाइल उड़ा दी है जापान समुद्र की ओर और क्या उसमें अपडेट है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बड़े हमले में इराक में जो बगदाद, इराक की राजधानी बगदाद में अमेरिकी दूतावास है, वहां पर ईरान ने जबरदस्त हमले किए हैं और वहां बगदाद का जो अमेरिकी दूतावास है उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और इधर अमेरिका ने भी कई दिनों से बहुत बड़ा हमला कहते कहते आखिरकार आज ईरान पर एक बड़ा हमला हुआ है। ईरान के खार्ग द्वीप पर, जो कि वहां के तेल का सबसे बड़ा केंद्र है, वहां पर हमला किया है। तो ये लड़ाई अब बहुत तेजी से आगे बढ़ती जा रही है, लेकिन इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिर ये बयान दे रहे हैं और स्वीकार कर रहे हैं कि जो इराक में उनके विमान गिरे थे उसको ईरान ने ही गिराया। उसमें नुकसान की भी खबरें अब स्वीकार की जा रही हैं, लेकिन इधर उन्होंने ईरान के तमाम नेताओं के लिए, वहाँ के जो सर्वोच्च धार्मिक गुरु हैं मुस्तफा खामेनेई, उनके लिए भी इनाम रख दिया है कि आप उनको ढूंढ कर लाइए। तो $1 करोड़ शायद देने की बात उन्होंने कही है। और इसका मतलब ये है कि वो कितने परेशान दिखाई पड़ रहे हैं ईरान की ताकत से। 2 हफ्ते हो गए इस युद्ध को, लेकिन युद्ध खत्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। फिर से दोहराया है ट्रंप ने कि ईरान बिना शर्त अगर सरेंडर करेगा तो हम सरेंडर करेंगे, लेकिन ईरान ने पहले से ही 3 शर्तें रखी हुई है। तो युद्ध में क्या कुछ अपडेट है उस पर बात करते हैं, लेकिन अभी भी ये लग रहा है कि 2 हफ्ते के बाद भी युद्ध कहीं से खत्म होता नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्या अपडेट्स हैं अमलेंदु जी? समीर जी, युद्ध कहीं से खत्म होता दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल आपने सही कहा, बल्कि युद्ध बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है जी। और अब ये जो उत्तर कोरिया के इस जंग में कूदने की खबर मिल रही है, उससे दुनिया की बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। क्या ये तीसरा विश्व युद्ध जो है उसकी तरफ अब दुनिया बढ़ रही है? क्योंकि ट्रंप साहब ने जिस तरीके से ईरान का जो आइलैंड है खार्ग, उस पर हमला किया और उस खार्ग के बारे में पहले ही ईरान ने चेतावनी दे दी थी कि अगर आपने इस पर हमला किया तो आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे। खार्ग जो है वो लगभग 4 या 5 किलोमीटर का एरिया जो है उसका, वो द्वीप समूह है, मतलब द्वीप है, और उस पर उसका तेल भंडार जो है वो इकट्ठा रहता है। जी हाँ। और उस पर हमला करके, और हालांकि ट्रंप साहब ने ये कहा है कि हमने उनका जो तेल भंडार उसको नहीं छुआ है और हमने केवल सैन्य ठिकानों पर हमला किया, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 4-5 किलोमीटर का एरिया हो और आप वहाँ सैन्य ठिकाने पर हमला करें और तेल के भंडार को कोई नुकसान ना हो। तो इसके बाद पलटवार करते हुए ताबड़तोड़ हमले किए हैं ईरान ने जी। और उसके बाद ट्रंप साहब की हवा जो है बुरी तरीके से खराब हो गई है। इस बीच उत्तर कोरिया जो है समीर जी, वो उसकी भी इस जंग में एंट्री हो गई है और दक्षिण कोरिया के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के अनुसार, मतलब उन्होंने जो कहा है कि उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर लगभग 10 अज्ञात बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। दोपहर करीब 1:20 यानी यहाँ के स्थानीय क्षेत्र समय अनुसार सुनान क्षेत्र से मिसाइलों का पता चला जो पूर्वी सागर की ओर जा रही थी। यह प्रक्षेपण दक्षिण कोरिया और संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा किए जा रहे वार्षिक सैन्य अभ्यासों को लेकर प्योंगयांग की भयानक परिणामों की चेतावनी के बाद हुआ। यानी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वहाँ ये दोनों सेनाएं यानी दक्षिण कोरिया और अमेरिका की सेनाएं वहां पर ज्वाइंट एक्सरसाइज कर रही थी और उसी समय जो था उत्तर कोरिया ने चेतावनी दी थी कि आपके इस ज्वाइंट एक्सरसाइज के बहुत भयंकर परिणाम होंगे। सियोल की सेना जो है, दक्षिण कोरिया की सेना जो है, उसने एक संक्षिप्त बयान में इस प्रक्षेपण की पुष्टि की, लेकिन प्रक्षेपास्त्र या उसकी सीमा के बारे में तुरंत कोई विवरण उसने नहीं दिया। जापान के तटरक्षक बल ने बाद में रक्षा मंत्रालय से मिली जानकारी का हवाला देते हुए बताया कि स्थानीय समयानुसार दोपहर लगभग 1:30 बजे उत्तर कोरिया से एक बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई थी। अधिकारियों का मानना है कि मिसाइल जापान के विशेष आर्थिक क्षेत्र के बाहर समुद्र में गिरी। टोक्यो ने स्थिति का आकलन करने और किसी भी प्रकार की क्षति की जांच करने के लिए प्रधानमंत्री के संकट प्रबंधन केंद्र में एक आपातकालीन प्रतिक्रिया दल का गठन किया है। और ये शुभारंभ जो है अमेरिका से जुड़ी राजनयिक अटकलों के बीच हुआ है, यानी जो राजनयिक अटकलें लगाई गई थी उसके बीच हुआ है। इधर समीर जी ये बताना जरूरी है, चूंकि जिस तरीके से ईरान ने इजराइल और खाड़ी देशों में अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, उसके बाद जो साउथ कोरिया में इनका एयर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ था उसको उखाड़ कर अब ये ला रहे हैं खाड़ी देशों में, इजराइल में, फारस की खाड़ी में। तो वहां से वो उखाड़ा जा चुका है और चल दिया है, यहाँ पहुंचेगा। लेकिन तब तक जो इधर चलाया तो उधर उत्तर कोरिया ने हमला कर दिया है। तो अब इसमें उत्तर कोरिया की एंट्री हो गई है, तो ये समीर जी अब बड़ा रूप देता हुआ दिखाई पड़ता है। इधर जिस तरीके से खार्ग पर हमला किया है ट्रंप साहब ने, इसके बाद चीन की अब खुले तौर पर इसमें
एंट्री होने की आशंकाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि खार्ग से सबसे ज्यादा तेल की आपूर्ति जो थी वो चीन को ही होती थी। तो चीन की अगर तेल की आपूर्ति होती है तो फिर चीन भी फिर युद्ध में कूद सकता है सीधे सीधे। जी बिल्कुल। और इसमें एक और डेवलपमेंट है, वो ये है कि चीन के और उत्तर कोरिया के बीच में जो एक ट्रेन सेवा चलती थी दोनों देशों की राजधानियों यानी प्योंगयांग और बीजिंग के बीच में, वो भी बहाल हुई है। वो 6 साल से रुकी हुई थी। तो ये एक बड़े डेवलपमेंट है, किस तरीके से जहां से चीन को तेल की सप्लाई हो रही थी खार्ग द्वीप से, वहां बड़ा हमला हुआ है अमेरिका का। और इधर उत्तर कोरिया ने जापान सागर की ओर 10 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं, जिसकी पुष्टि दक्षिण कोरिया ने की है। तो अब इस जापान ने भी की है। और जापान ने भी की है। जापान ने भी इसकी पुष्टि की है। यानी अब इस युद्ध में अमेरिका, इस्राइल और ईरान के अलावा बाकी देश भी धीरे धीरे उतरने लगे हैं। निश्चित तौर पर यहाँ ये बताया जा रहा है कि रूस का समर्थन और चीन का समर्थन खुले तौर पर ईरान के साथ है। और इधर यूनाइटेड अरब अमीरात ने भी ये कह दिया है कि वो अमेरिका को ईरान पर हमला करने के लिए अपनी जमीन का, अपने बेस का इस्तेमाल नहीं करने देगा। हालांकि उसने ईरान के हमले की भी निंदा की है, लेकिन अमेरिका के लिए चारों तरफ से बुरी खबरें आ रही हैं। और ये जो जिसको कहें कि ये जुझलाहट है, फ्रस्ट्रेशन है, वो डोनाल्ड ट्रंप के बयानों में लगातार झलक रहा है। और अब तो उन्होंने ईरान के बड़े नेताओं के खिलाफ ही उन पर इनाम घोषित कर दिया है। जिस तरह से बिल्कुल एक उनको आतंकवादी समझते हुए, आतंकवादी वो समझते ही है उन लोगों को। हाँ, आतंकवादी समझते ही है। अबे आप किसी को आतंकवादी समझते नहीं, मगर आपके समझने से तो जो है वो कोई आतंकवादी नहीं हो जाएगा, सीधी सी बात है। लेकिन वो पोस्टर जो है वो हम लोग दिखा सकते हैं, जो पोस्टर जारी किया है इन्होंने। और जो अमेरिका ने, मतलब जो सुप्रीम लीडर है नए मुज्तबा खामेनेई, उनके ऊपर समीर जी जो इनाम लगाया है वो इनाम है 10 मिलियन का, $10 मिलियन का। और स्टेट डिपार्टमेंट है जो इनका रिवाइव फॉर जस्टिस प्रोग्राम अब मुज्तबा खामेनेई और आरजीसी के शीर्ष अधिकारियों के बारे में जानकारी देने पर नकद इनाम दे रहा है। और ये जो उसने सूची जारी की है, इस सूची में ईरान की सुरक्षा प्रमुख जो हैं अली लारीजानी और कई ईरानी मंत्री शामिल हैं। हम अपनी टीम से कहेंगे कि वो पोस्टर हम लोग देखते हैं जो जारी किया गया है कि ईरान के किन नेताओं के खिलाफ, वहां के सर्वोच्च नेता जो मुज्तबा खामेनेई है, उनके अलावा बाकी और नेताओं, मंत्रियों को के खिलाफ उन्होंने एक पोस्टर जारी किया है कि उनको उनका पता देने पर इनाम दिया जाएगा। हालांकि उनका पता इतना मुश्किल नहीं है, वो भी हम बताएंगे। वो खुद ही अपना पता दे रहे हैं, लेकिन ट्रंप को नहीं मालूम है कि वो कहां है। तो ये पोस्टर उन्होंने जारी किया है कि इनाम मिलेगा। और मुज्तबा खामेनेई के बारे में बताने पर 1 करोड़ 10 मिलियन डॉलर का इनाम दिया जाएगा। तो ये पोस्टर हम लोग उसको देखते हैं। लेकिन ये पोस्टर जारी करना है और इन सारी चीज़ों को लेकर जो ट्रंप के बयान आना, वो ये बता रहा है कि इस लड़ाई से वो कितने ज़्यादा परेशान दिखाई पड़ रहे हैं। जिस लड़ाई को 2-3 दिन में खत्म करने की कोशिश में थे वो, या सोच रखा था उन्होंने, सपना पाल रखा था, वो लड़ाई 2 हफ्ते से ज़्यादा चल रही है। और नुकसान इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका और इस्राइल को ही हो रहा है। सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका और इस्राइल को, और उसमें भी सबसे ज्यादा नुकसान अब अगर समीर जी समझा जाए तो वो ट्रंप साहब को हो रहा है, व्यक्तिगत तौर पर भी और एक राष्ट्र के तौर पर भी अमेरिका को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है। और कल तो जो फॉक्स रेडियो है, फॉक्स न्यूज जो है, इनका समर्थक ही समझ आता है, उसका जो रेडियो है उसके साथ बात करते हुए ट्रंप साहब ने स्वीकार कर लिया कि ईरान में रिजीम चेंज नहीं होने जा रहा, हम नहीं कर सकते। ये साफ तौर पर स्वीकार कर लिया। उससे पहले नेतन्याहू स्वीकार कर चुका था सुबह कल ही कि वहां रिजीम चेंज कराना हमारे बस का नहीं रहा। तो यानी अब ये स्वीकार करने की रिजीम चेंज कराना जो आपका मकसद था वो नहीं हो रहा। आपकी पिटाई जबरदस्त तरीके से हो रही है। ईरान के छोटे छोटे हथियार जो हैं, आपके F-1, F-2, F-16 और KC-135 जैसे आपके विमानों को मिट्टी के खिलौने की तरीके से तोड़ रहे हैं। तो आपका कई बिलियन डॉलर का नुकसान जो है ईरान अब तक कर चुका है। आपने उसका क्या नुकसान किया भाई? आपने उसके 1400 लोगों की जान ली, लेकिन उसने आपको इतना ज्यादा नुकसान पहुंचाया है कि आप अब दोबारा खड़े नहीं हो सकते। इसके लिए आपको बहुत पैसे की आवश्यकता है। वैसे ही जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था है 38 ट्रिलियन डॉलर के कर्ज में डूबी हुई है। जी हाँ, इसको लेकर वहां चिंता भी जताई जा रही है। वहां के तमाम सीनेटर जो है लगातार वो इस बारे में बयान दे रहे हैं। लेकिन जो कुछ कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, उनको एक बार
सुनते हैं क्या कुछ वो कह रहे हैं और किस तरीके से वो बता रहे हैं कि ईरान को खत्म हमने कैसे कर दिया है, लेकिन ईरान इधर लगातार उन पर हमले कर रहा है। गल्फ कंट्रीज में, मध्य पूर्व के देशों में जो तमाम बेस है, सैन्य ठिकाने हैं, वो लगभग ध्वस्त हो चुके हैं। और अब तो इराक में जो बगदाद में वहां पर जो अमेरिकी दूतावास रोज कोई ना कोई बयान दे रहे हैं, पत्रकारों से बात भी कर रहे हैं, सवालों के जवाब भी दे रहे हैं। ये वो पोस्टर है हमने हम लोग चर्चा कर रहे थे, ट्रंप ने क्या कहा है उसको बताते हैं। लेकिन ये है कि ये इनाम दिया जाएगा अगर इन लोगों को का पता अगर बताया जाए, जिसमें मुस्तफा खामेनेई भी हैं, अली लारीजानी भी हैं, तमाम ईरान के और नेता मंत्री हैं, अधिकारी हैं, बड़े लोग। इनका पता ईरान को नहीं, अमेरिका को नहीं मिल रहा है। जबकि अमेरिका और इसराइल का ये दावा था कि हमने उनकी टॉप लीडरशिप खत्म कर दी है और अब भी जो बचे हुए हैं उनको भी हम खत्म कर देंगे। और समीर जी कल ही ढूंढ नहीं पा रहे हैं। कल ही पूरी टॉप लीडरशिप जो है वो सड़कों पर थी। हाँ, वो भी देखेंगे, वो भी हम लोग दिखाएंगे। ये देखिए, ये पूरी अली लारीजानी है, यानी ये बात कर रहे हो जिस समय बात कर रहे हैं उसी समय आसमान से मिसाइल फूट रही है जी। ये देखिए, ये देखते हैं, इसको फुल स्क्रीन पर देखते हैं इस विजुअल को। ये जब इस समय ये अली लारीजानी है जो वहां के एनएसए है, यानी सुरक्षा परिषद जो है उसके प्रमुख हैं, और ये लोग सड़क पर घूम रहे हैं तेहरान में, राजधानी तेहरान में। इनका पता बताने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 1 करोड़ रुपए का इनाम रखे हुए हैं, लेकिन 1 करोड़ डॉलर का रुपए का नहीं। और ये लोग वहां पर किस तरीके से बेखौफ घूम रहे हैं। हालांकि मिसाइलों के हमले भी वहां हो रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रदर्शन हो रहे थे और ऊपर आसमान में मिसाइलें दग रही थी। तो ये तस्वीरें जो दिखा रही हैं वो ईरान के लोगों की तस्वीरें दिखा रही हैं कि वो सड़कों पर बेखौफ है, यानी अपनी सरकारों के प्रति, अपनी सरकार के प्रति उनका जो एक विश्वास है वो बना हुआ है। ये तस्वीरें बिल्कुल समीर जी, ये विश्वास बना हुआ है। और ट्रंप साहब ने जो कहा है और जो ईरान के नेताओं के ऊपर जो जारी किया गया है पोस्टर, इसको जवाब देते हुए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की जो इस्लामाबाद की एम्बेसी है जी, उसने एक वीडियो पोस्ट किया समीर जी। और उस वीडियो को पोस्ट करते हुए उसने लिखा उस पर कि वॉकिंग चैलेंज, ये है हमारे राष्ट्रपति जो आज लोगों के बीच सड़कों पर पैदल चल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप को टैग करते हुए कहा कि ट्रंप साहब, क्या आप में इतनी हिम्मत है कि आप भी उनकी तरह एक जोरदार जंग के बीच बिना किसी सुरक्षा के सड़कों पर पैदल चल सकें? ये वीडियो है और जो कुछ लिखा है वहां पर ईरान की एम्बेसी ने पाकिस्तान की, वो लिख रहे हैं कि ये वॉकिंग चैलेंज है। हम तो बाकायदा आप सड़कों पर घूम रहे हैं, लेकिन आप भी क्या हमको सड़क पर इस तरीके से बिना किसी सुरक्षा में घूम कर दिखाएंगे? इस वीडियो को भी हम लोग दिखा सकते हैं। एक बार देखते हैं इस वीडियो को भी, कैसे वहां पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन है, एनएसए अली लारीजानी को भी हम लोगों ने देखा ही। तो ये लोग वहां पर इस तरह से ये घूम रहे हैं। ये देखिए, ये समीर जी, ये अब देखिए, अब ये अकेले हैं बिल्कुल। हाँ। मतलब कोई सुरक्षा का घेरा नहीं, कोई कुछ नहीं किसी भी तरीके का। और अली लारीजानी, ये डॉक्टर मसूद पेजेशकिन जो है जनता के बीच है। हाँ। इससे पहले का अस्पताल का भी इन्होंने दौरा किया था जी। अब सवाल ये, कल जैसा मैंने न्यूज़ पॉइंट में कहा था समीर जी, और फिर मैं वो बात दोहराता हूँ कि अगर ट्रंप साहब का दावा सही है कि उन्होंने पूरी लीडरशिप खत्म कर दी और ईरान की सेना खत्म कर दी, उनकी नेवी खत्म कर दी, सब कर दी, तो भाई ऐसा ही एक रोड शो ट्रंप साहब और नेतन्याहू साहब मिलकर तेल अवीव की सड़कों पर कर लें। नेतन्याहू तो फिर आसमान में ही दिखाया है, आसमान में है ही नहीं। और चलिए, और छोड़िए, दुबई में कर लीजिए, बहुत सुरक्षित है, कर लीजिए आप। बहरीन में कर लीजिए, कहीं भी कर लीजिए। तो इस तरीके का रोड शो आप वहां लगे हुए कर लीजिए। अगर आपकी बातों में इतना दम है तो ये हिम्मत नहीं हो। यही बात जो है समीर, मैंने तो कल शाम को कही थी, ये आज सुबह करीब 10 घंटे पहले जो है वहाँ की एजेंसी में, एम्बेसी है इस्लामाबाद में पाकिस्तान की, पाकिस्तान में जो इसकी एजेंसी है ईरान की, वो ये चैलेंज दे रही है ट्रंप साहब को, भाई आप भी ऐसे घूम कर दिखाइए। तो हिम्मत है तो घूम कर दिखाएं। बिल्कुल। इस वीडियो को जिसमें मसूद पेजेशकियान, ईरान के राष्ट्रपति, वो चल रहे हैं बाकायदा, उस वीडियो को पोस्ट करते हुए इस्लामाबाद में ईरान का जो दूतावास है उसने चैलेंज दिया है कि आप भी इस तरह से टहल कर घूम कर दिखाइए डोनाल्ड ट्रंप को और बेंजामिन नेतन्याहू को। डोनाल्ड ट्रंप तो जमीन पर जरूर है, पूरी सुरक्षा में, अपने व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बात भी करते हैं, बयान भी जारी करते हैं, ईरान को हर दिन धमकी देते हैं कि आज की रात कयामत की रात होगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू का अता पता बिल्कुल नहीं चल रहा है अमलेदू जी। वो जो अमेरिकी डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं उनकी जो रिपोर्ट एक दिन हम लोगों ने चर्चा की थी, आज से 4-5 दिन 6 दिन पहले, कि वो 90% हिस्सा अपने समय का वो हवा में ही बिता रहे हैं, यानी जहाज में ही है, वो जमीन पर आ ही नहीं रहे हैं।
वो सही है। हालांकि कल जो है उन्होंने एक जारी किया था समीर जी, इन्होंने नेतन्याहू ने एक वीडियो उसका हमले दिखाया भी था जी। लेकिन उसमें ये मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि ये कहाँ से उन्होंने रिकॉर्ड कहाँ से इसको रिकॉर्ड किया और कहाँ जो है इस समय बैठे हुए हैं नेतन्याहू साहब, ये उसमें मालूम नहीं पड़ रहा है किसी भी तरीके से। और अगर आप हैं, मौजूद हैं और आपका वीडियो सही है, ठीक ठाक है, तो आइए सामने आइए जी। भाई, जिस तरीके से डॉक्टर मसूद पेजेश्किन अपने नागरिकों से जाकर मिल रहे हैं, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, उनके दुख सुख देख रहे हैं, अस्पतालों में जा रहे हैं। वहाँ कल जो है वो अब्बास अरागची वो जो आर्मी के कमांडर्स हैं उनसे जाकर अस्पताल में मिले हैं, जो घायल हुए हैं उनके साथ जाकर, वो वीडियो भी जो है खूब वायरल हो रहा है। तो इस तरीके के काम ट्रंप साहब या नेतन्याहू साहब क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल। और ये तस्वीरें एक बार इसको फिर से देखते हैं, ये बड़ी स्क्रीन पर देखते हैं कि ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि ईरान में इस युद्ध को लेकर क्या माहौल है। और वही तस्वीरें आ तो नहीं रही हैं इसराइल से, चूंकि सेंसर की गई हैं, लेकिन जो तस्वीरें आ भी रही हैं वो वहां पर वीरानी छाई हुई है। सड़कों पर लोग दिख नहीं रहे हैं, दिख रहे हैं तो इधर उधर भागते हुए दिख रहे हैं जब हमले हो रहे हैं, बंकरों में छिपे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीरें ईरान से रोज आ रही हैं। बिल्कुल समीर जी, ये तस्वीरें ईरान से रोज आ रही हैं और ज़बरदस्त तरीके से आ रही हैं। और कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि जब सड़कों पर करोड़ों ईरानी जो हैं वो ना होते हों पूरे देश में। आप समझ सकते हैं। हाँ। मतलब कोई दिन ऐसा नहीं होता है कि करोड़ों जो हैं वो उस पर सड़क पर होते हैं ईरानी नागरिक। और ये देखिए, ये भी वहीं के सब दृश्य, जिस समय ये हो रहा है उसी समय देखिए हो रहा है। और आसमान पर बरसात हो रही है, मिसाइलों की और बमों की बरसात हो रही है। और समीर जी, इस बीच एक और बड़ी जो मतलब एक बड़ी बात हुई कि एक डॉक्टर है वहाँ, महिला डॉक्टर हैं फेर शे तेमे जी, वो जो थी वो इस प्रदर्शन में शामिल थी। और उस प्रदर्शन में शामिल होते हुए वो बता रही थी कि अल्लाह अकबर का अर्थ क्या है, मतलब वो संबोधित कर रही थी पश्चिम के लोगों को। और इसी बीच जो है वो आसमान में मिसाइल जो है वो गिरने की आता है, उसके बाद फिर जो है वो भी नारा लगाती है अल्लाह अकबर, और भीड़ जो पूरा वो अल्लाह अकबर नारा एक बार लगाना शुरू करती है। वो देखते हैं, एक बार देखते हैं किस तरीके से ये डॉक्टर, इनका नाम है फरिश्ते, ये वहां पर है और ईरान में ही तेहरान की तस्वीरें हैं। ये इसको देखते हैं, नारा लगा रही है और वहीं पर इस भीड़ में आकर मिसाइल गिर रही है। Hey American people, whenever you hear Allahu Akbar, you usually think an explosion would follow because this word has been misused by extremists like ISIS members. But I want to tell you what it really means. Allahu Akbar means God is greater than anything and more powerful than everything. Allahu Akbar means God is greater than the US aircraft carriers, and that's why we did not fear when they appeared in the Persian Gulf. Allahu Akbar means God is greater than the US B-2 bombers, and that's why we do not run away despite constant explosions and fire jets flying over our heads. Allahu Akbar means God is great. Allahu Akbar! Great. Allahu Akbar! 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 Did you see what just happened? An explosion really happened right behind me, and people did not run away. They didn't fear. They just kept chanting Allahu Akbar because Allahu Akbar means God is greater than anything. God is greater than any superpower in the world, and their equipment and their weapons. So we are not afraid of the United States of America because God is greater and God is with us. फिर सारे लोग नारे लगा रहे हैं और कितने बेखौफ हैं। ये बड़ी एक कह लीजिए कि हैरानी की बात। बिल्कुल बेखौफ है समीर जी। और बिल्कुल उसके बाद जैसे होता है फिर वो बताती हैं, कहती हैं, वो भी हम पूरा आगे सुन सकते हैं उसको, कि तुम्हारी किसी भी मिसाइल और तोपों से बड़ा है अल्लाह। जी हाँ, ये है अल्लाह अकबर। और लोग नारा लगाते हैं अल्लाह अकबर, और किसी में कोई डर किसी तरीके का
नहीं है और लोग सड़कों पर खूब जो है वो मतलब इस तरीके से इसका जवाब दे रहे हैं। तो ये समीर जी जो जीवटता होती है वो ये होती है कि आप मतलब किसी तरीके का कोई खौफ नहीं। और समीर जी अगर इसी तरीके का मान लीजिए कोई नज़ारा इजराइल या अमेरिका में हो तो आप कल्पना कीजिए कि क्या दृश्य होगा। जी बिल्कुल। और ये वो तो वहाँ के विजुअल्स है जहाँ ये धमाका हुआ है और वहाँ लोग इकट्ठे हैं लेकिन उसकी परवाह नहीं है। और इस तरह से केवल ऐसा नहीं कि वहाँ के आम लोग सड़कों पर घूम रहे हैं, बल्कि वहाँ के राष्ट्रपति, सुरक्षा प्रमुख, दूसरे मंत्री, विदेश मंत्री, वो भी सड़कों पर आम लोगों के साथ घूमते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। यानी किसी तरीके का कोई खौफ नहीं है वहाँ पर। एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है अमलेंदु जी, इधर भी जो भारत आने वाले गल्फ कंट्रीज से तमाम लोग हैं और भी वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, उनसे कुछ लोगों से हमारी भी बात हुई है। उनका ये कहना है कि इन सारे जगहों पर जहाँ अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं, उन जगहों पर किसी भी जगह रिहायशी इलाकों में कोई हमले नहीं हुए हैं और लोग बड़े आराम से वहाँ घूम टहल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल हमले वहीं हो रहे हैं जहां पर अमेरिकी ठिकाने हैं। और ईरान ने यही बात कही भी थी और अभी भी बार बार दोहराया है उसने कि हम उन्हीं जगहों पर हमले कर रहे हैं इन खाड़ी के देशों में जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने। बिल्कुल बिल्कुल, ये साफ तौर पर वहीं पे कर रहे हैं कि जहाँ पे सैन्य ठिकाने हैं और नागरिक क्षेत्रों को नहीं बनाया। लेकिन समीर जी, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है कि IRGC ने बहुत तगड़ी चेतावनी जो है वो ट्रंप को और इजराइल को जारी की है जी। और जो उनके अल अनबिया क्या हेडक्वार्टर है उसका जो प्रवक्ता है, उन्होंने कहा है कि पूरे क्षेत्र में आग और मलबे के नीचे आपको दफना दिया जाएगा। यानी अब असली मार जो है ईरान अब करेगा। अभी तक तो वो जो था सिर्फ फुलझड़ियाँ छोड़ रहा था। ये टर्म साहब को समझना चाहिए, चूंकि कह दिया था ईरान ने कि अगर आपने खाद्य पर हमला किया तो आप लाल रेखा पूरी पार कर ली, आपने पूरी पार कर ली। अब आपको कोई भी बख्शीश जो है किसी तरीके की नहीं दी जाएगी, किसी भी तरीके की कोई छूट नहीं दी जाएगी। ये साफ तौर पर समझा सकते। अच्छा बिल्कुल। और ये जो धमाके हैं, एक चीज और भी है बड़ी महत्वपूर्ण अमलेंदु जी, क्या ये धमाके जो हो रहे हैं, हालांकि अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, ये वहां किसी जगह पर गिर रहे हैं या फिर उनको आसमान में ही उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा होता तो कुछ न कुछ तो खौफ रहता ही, क्योंकि जहां ये इतनी भीड़ है ये धमाके वहीं पे हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसका मतलब जानबूझ के किए जा रहे हैं। और इधर समीर जी एक खबर ये भी आ रही है कि चूंकि इनको कोई सूचना ही नहीं मिली कि इनके कहाँ ठिकाने हैं, कहाँ नहीं, अमेरिका वगैरह को, तो इन्होंने इसका AI का इस्तेमाल करके जो है ये AI का इस्तेमाल करके हमले किए। ये आ रहा है। तो AI की इस्तेमाल की वजह से ही फिर वो सही जगहों को पहचान नहीं पा रहे हैं। और ये खबरें भी आई है, उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं कि ईरान ने 3D इमेजेस के जरिए जो है वो मिसाइल से और सैन्य डिपो के थे वो पत्थर पहाड़ों पे वो बना दिए 3D डिजाइन। जी हाँ। इनका AI समझा कि यही जो है डिपो है, मिसाइल रखी हुई है तो हम आप बम बरसा दिए। जी हाँ। सुनसान उस तरह के कई सारे वीडियो कई सारे आए सोशल मीडिया पे। हम उसकी पुष्टि नहीं कर सकते, इसलिए हम उसको कहेंगे नहीं कुछ। लेकिन ये साफ तौर पर समझा सकता है कि इस तरह की चीजें कुछ ना कुछ हुई होंगी और इसीलिए इनके निशाने सटीक नहीं बैठे हैं। ईरान जो भी हमले कर रहा है बिल्कुल सटीक कर रहा है, निशानों पर कर रहा है, इनके आर्थिक क्षेत्रों पर हमले कर रहा है, इनके सैन्य ठिकानों पर हमले कर रहा है। और समीर जी, इस समय की जो 2-3 बड़ी खबरें हैं वो बड़ी खबरें ये है कि एक तो IRGC ने हिजबुल्लाह के साथ मिलकर 48वीं लहर जो है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 की वो शुरू की है और उसने चेतावनी दी है कि ज़ायोनिस्टों को अंधेरे भरे दिनों में अब रहना पड़ेगा। ये बड़ी एक चेतावनी उसने जाहिर की है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया गया, उसमें बगदाद स्थित जो अमेरिकी दूतावास है उसमें से ज़बरदस्त धुआं उठता हुआ दिखाई पड़ रहा है। और ये तब हुआ जब इराकी अधिकारियों ने बताया कि दूतावास के हेलीपैड पर एक मिसाइल गिरी है। इराक की राजधानी बगदाद के एक रिहायशी इलाके में ज़बरदस्त हवाई हमले हुए, जिसके शुरुआती आंकड़ों के मुताबिक कई लोग घायल हो गए हैं। इसकी पूरी सूचना अभी आना बाकी है, वो हम बताएंगे। इधर जो कब्जे वाला उत्तरी फिलिस्तीन है लेबनान की सीमा के पास, उसके पास फिर ज़बरदस्त सायरन बज रहे हैं। यानी वहाँ पर फिर लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह का और ईरान की तरफ से ईरान का हमला हो रहा है। ये साफ तौर पर समीर जी समझ में आ रहा है। इधर जो ईरानी संसद के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकेर कालिबफ, उन्होंने जो है एक बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि इन्होंने यानी अमेरिका और इजराइल ने जो जघन्य अपराध किया है उसे देखते हुए अब ईरान अमेरिका और ज़ायोनी शासन के बीच कोई फर्क नहीं करता। यानी अब जो हम इजराइल को समझते हैं वही अब हम अमेरिका को समझेंगे। बिल्कुल, इजराइल और अमेरिका एक तराजू पर तौल दिया है ईरान ने। और दिख भी रहे हैं। और 168 जो बच्चे मारे गए स्कूल में, उस हमले को अमेरिका ने किया है। ये बात अमेरिका के ही लोग बता रहे हैं।
और इसके बाद जो उन्होंने समीर जी एक बहुत बड़ी बात कही है, मोहम्मद बाकिर कालिबफ ने, उन्होंने कहा है कि यह युद्ध तब तक जारी रहेगा जब तक दुश्मन की सोच नहीं बदल जाती और उन्हें अपने किए पर पछतावा नहीं हो जाता। जी। अब ये सोच तो तभी बदलेगी जब जबरदस्त पिटाई होगी। तो यानी जब आपकी जबरदस्त पिटाई अब होगी और आपको अपनी सोच पर पछतावा होगा और आपको माफी मांगनी पड़ेगी, तब तक ये जंग जारी रहेगी। बिल्कुल। और लेकिन इधर डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार दोहरा रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने को तैयार है। हालांकि ईरान सरेंडर करने को तैयार कितना है वो इन तस्वीरों से देखा जा सकता है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और लगातार धमाके हो रहे हैं अमेरिकी ठिकानों पर, दूतावासों पर। आज बगदाद दूतावास पर जिस तरीके का हमला हुआ है वो देखते हुए, और यही नहीं, वहां पर अमेरिका अभी एक दिन पहले ही वहां पर जिस तरीके से एक जहाज को गिराया गया, उसको नष्ट कर दिया गया। इन सारे हमलों से अमेरिका की जो सैन्य व्यवस्था है उसकी कमर टूटती हुई दिखाई पड़ रही है। अमेरिका में इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ये दावा कर रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने को तैयार है। जबकि मसूद पेजेश्कियन ने सीधे सीधे 3 दिन पहले ही शर्त रखी है कि उनकी 3 शर्तें अगर स्वीकार की जाती हैं तभी वो इस लड़ाई को खत्म करने की सोचेगा। बिल्कुल समीर जी, ये तभी उस लड़ाई को खत्म करने की सोचेगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये एक तरीके से कहा जाए लड़ाई अभी खत्म होने नहीं जा रही है, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। इधर समीर जी एक और बड़ी सूचना है, और वो सूचना ये है कि इटली ने घोषणा की है कि वह इराक में जो उसका दूतावास है वहां से अपने सैनिकों को वापस बुला रहा है। ये इटली ने घोषणा कर दी है। कहा तो ट्रम्प साहब सबसे कह रहे थे चलो मिलके ईरान पे हमला करो, वहां तो इराक से दूसरे जो दूतावास है वहां से वो अपने सैनिकों को, तमाम जो नाटो कंट्रीज हैं और पश्चिम के देश हैं, यूरोप के देश हैं, वो सब अपने सैनिकों को वापस बुलाना शुरू कर रहे हैं। तो ये एक बड़ी खबर और इस समय आ गई है। जी बिल्कुल। और ये इन सारी चीजों की, ये जो यूरोपीय देश लगातार अमेरिका से हाथ खींच रहे हैं, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि एक तो ईरान पर हमला करने की कोई वजह नहीं थी, और दूसरे हमले जिस तरीके से किए जा रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों को धता बताते हुए स्कूलों पर, अस्पतालों पर, उसको लेकर दुनिया के तमाम देश जो बहुत बड़े समर्थक और सहयोगी रहे हैं अमेरिका के, वो भी हाथ खींच रहे हैं। और अमेरिका के लोग खुद ही इस मामले में डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। बिल्कुल समीर जी, डोनाल्ड ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं और जबरदस्त आलोचना हो रही है। यहाँ तक कि जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनके और उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के बीच बहुत गंभीर मतभेद जो है वो सामने उभर कर आ गए हैं। और यहाँ तक कह दिया जेडी वेंस ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मैं जेल जाना नहीं चाहता। ये बड़ी बात, यानी क्या हम अभी बताते हैं, चूंकि दूसरे की बाइट है वो हम दिखा नहीं सकते हैं एक अमेरिकी टेलीविजन चैनल की, लेकिन जो बातें हुई वो हम बता सकते हैं। रिपोर्टर ने उनसे पूछा कि जब राष्ट्रपति ईरान में अपनी कार्रवाई पर विचार कर रहे थे तो शुरू में आपने उन्हें क्या सलाह दी थी, और अब जब आप उनसे क्या करने का आग्रह कर रहे हैं, क्या आप उन लंबी चलने वाली लड़ाइयों की संभावना को लेकर वैसी ही कोई चिंता जाहिर करते हैं जैसी आपने पहले की थी। तो जेडी वेंस ने कहा कि जरा स्थिति की कल्पना कीजिए, हम सिचुएशन रूम में हैं और राष्ट्रपति, मैं और हमारी पूरी वरिष्ठ टीम, हम सब मिलकर अलग अलग विकल्पों पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे आपको निराश करने का दुख है, लेकिन मैं यहाँ आकर भगवान और बाकी सभी लोगों के सामने आपको यह बिल्कुल भी नहीं बताने वाला कि उस गोपनीय कमरे में असल में मैंने क्या कहा था। अब जो उन्होंने कहा सुनिए, वो कहते हैं कि इसकी एक वजह तो यह है कि मैं जेल जाना नहीं चाहता, यानी अगर मैंने वहां जो कहा था मैं बाहर आकर बोल लूंगा तो जेल भेज दिया जाऊंगा। तो कितने मतभेद जो हैं वो ट्रंप की टीम के बीच बढ़ाए हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति भी मतभेद भी, और ट्रंप की तानाशाही किस तरीके से हावी है वहां पे, ये भी दिखाई पड़ रहा है। और दूसरी वजह यह है कि मेरा मानना है कि अमेरिका के राष्ट्रपति के लिए बेहद जरूरी है कि वे अपने सलाहकारों से बेझिझक बात कर सकें और वे सलाहकार बाद में अमेरिकी मीडिया के सामने जाकर उन बातों का झंडोरा ना पीटें। और फॉक्स न्यूज ने जो है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस का ये वीडियो जो है रिपोर्ट, मतलब जो पोस्ट किया है, ये साफ तौर पर दिखाया जाता है। और इसके पीछे राष्ट्रीय सुरक्षा के जोखिमों और सलाहकारों की वफादारों की जरूरत का हवाला दिया गया है ताकि फैसलों को कमजोर होने से बताया जा सके। अब ये जो बातचीत है समीर जी, ये अमेरिका और इजराइल के साथ ईरान का जो संघर्ष चल रहा है, इसके बीच ये काफी है, और इसमें काफी इस पे जो है प्रतिक्रियाएं जो है वो आ रही हैं। अमेरिकी लोगों की काफी ज्यादा इस पर प्रतिक्रियाएं समीर जी आ रही हैं। और इस पर जो IRGC के पूर्व कमांडर इन चीफ हैं मोहसिन रजाई, उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है अमलेदु जी। उन्होंने कहा है कि इस बार कोई सीज फायर नहीं होगा,
ईरान की मिसाइलें, वो आप कल्पना नहीं कर सकते, उनकी संख्या अनंत है। हमने अमेरिका को गर्दन से पकड़ रखा है। रूस की बर्फ में हिटलर जैसा हश्र अमेरिकियों का इंतजार कर रहा है। बहुत बड़ी बात समझिए जी कि जैसा रूस ने जो था वो हश्र किया था हिटलर का, उसी तरीके का हश्र जो है वो होने जा रहा है ट्रंप का। ये साफ तौर पर IRGC के पूर्व कमांडर इन चीफ जो हैं मोहसिन रेजाई, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई यानी ट्रंप की भी जो हालत है वो हिटलर जैसी होगी, यानी उनको भी जो है वो अपनी इस समय कहा जाए कि वो जान जो है वो देनी पड़ सकती है। ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। अच्छा, एक चीज और, उन्होंने जो JD वेंस जो बात कह रहे हैं कि उनको जेल नहीं जाना है, यानी उनके ऊपर कितना दबाव है कि वो सही बातें नहीं बता सकते हैं। इधर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप अपने 3 सलाहकारों को दोषी ठहरा रहे हैं कि उन्होंने ईरान पर हमला किया है और उसको लेकर उन्होंने गलत बात कही है। इसके अलावा डोनाल्ड ट्रंप उन मीडिया हाउसेस को भी धमका रहे हैं जो इस खबर की, जो इस युद्ध को लेकर जो सही खबरें प्रसारित कर रहे हैं, और सीधे सीधे उनको धमकी भी दे रहे हैं और फेक न्यूज बता रहे हैं उन खबरों को। एक उनका ट्वीट भी है अमलेंदु जी ट्रंप का, उसको भी हम लोग देखेंगे किस तरीके से वो कह रहे हैं कि आप उन फेक न्यूज पर भरोसा मत करिए जो इस लड़ाई में अमेरिका को पीछे दिखा रहे हैं। हाँ। यानी अमेरिकी मीडिया भी अब इस बात को साफ साफ कह रहा है कि ईरान पर जो हमला किया है अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर, उस हमले का नुकसान अमेरिका को कितना हो रहा है और अमेरिका उस लड़ाई में पीछे दिख रहा है। ये हम लोग ट्वीट उनका देखते हैं जो उन्होंने किया हुआ है। हाँ बिल्कुल, अब वो कह रहे हैं कि जो फेक न्यूज मीडिया जो है ये हेट रिपोर्ट करता है और मिलिट्री जो है बहुत अच्छा काम कर रही है ईरान में और पूरी तरीके से जो है वो डील के नजदीक है। लेकिन ये डील जो है ये मैं तभी एक्सेप्ट करूंगा। बहुत सारी बातें जो है वो कह रहे हैं कि वो हार मान चुके हैं पूरी तरीके से और वो डील अब करने के कगार पर है, यानी हार मान चुके हैं और अब जैसा हम चाहेंगे वैसा वो करेंगे। लेकिन यहाँ पर इन सारे आत्मविश्वास के बीच आज लाल रेखा भी, यानी रेड लाइन भी पार कर दी अमेरिका ने। इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भी जबरदस्त तरीके से। और ईरान क्या कहना है कि आपने पहले ही कहा था, चेतावनी दी थी कि रेड लाइन अगर आपने पार की तो फिर बहुत घातक हमला होगा। वो हमले अब शुरू हो गए हैं। बगदाद के दूतावास को लगभग तबाह कर दिया गया है, अमेरिकी दूतावास को, और यहाँ कई अन्य ठिकानों पर भी हमले हो रहे हैं। और इसके अलावा जो तमाम जो ऑयल वहाँ पर सोर्सेज हैं, तमाम रिफाइनरीज हैं, उन पर भी हमले कर रहे हैं क्योंकि उन सब में अमेरिका का स्टेक है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें अमेरिका का स्टेक है। और समीर जी, इसको पूरी लड़ाई को जिस तरीके से एपस्टीन फाइल से जब ईरान जोड़ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल, क्योंकि यूरोप में खास तौर से और जो इनके मित्र देश हैं जिनको कहा जाता है अमेरिका के, वहाँ एपस्टीन फाइल्स को लेकर बहुत उबाल आया हुआ है। हालांकि उबाल तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ तो कोई इस्तीफे होते नहीं, चाहे एपस्टीन फाइल्स आ जाए, कोई सी भी फाइल्स आ जाए। यहाँ तो जिनके ऊपर आरोप लगे हैं वो बड़े गर्व के साथ कह रहे हैं कि हम तो कई बार मिले लेकिन हम कुछ कर नहीं पाए। कुछ कर नहीं पाए और उनको बधाई भी दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से कि एपस्टीन फाइल्स में जिस नालायक का नाम है, नालायक ही कहा जाएगा समीर जी, उसको राहुल गांधी साहब तो अपने संसद में कहा कि देखो ये आ गया उनका दोस्त एपस्टीन का, और उनको जो है वो शाबाशी दी जा रही है प्रधानमंत्री की तरफ से। बहुत बढ़िया काम किया, तेल और पेट्रोलियम के क्षेत्र में कितना बढ़िया काम किया कि लाइनें किस तरीके से लग रही है, ये इतना बढ़िया काम है। तो इसको लेकर जो जिनका हम लोग बाबा जिक्र करते हैं कि जो एक तेहरान यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं फवाद इजादी, उन्होंने एक चीनी मीडिया आउटलेट से कहा कि ईरानी सैनिक ईरान और सभ्य दुनिया के लिए लड़ रहे हैं, अमेरिकी सैनिक इजराइल और एपस्टीन वर्ग के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात जो है वो समीर जी कही जा रही है। जी बिल्कुल, तो वहां पर ये भी एक बड़ा मुद्दा है और ट्रंप इस लड़ाई को इसीलिए अमेरिका में इस रूप में देखा जा रहा है कि ये लड़ाई अमेरिका की नहीं बल्कि ट्रंप की लड़ाई है। और ये लड़ाई उनको इसलिए लड़नी पड़ रही है क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का उन पर दबाव है, और दबाव के पीछे बहुत बड़ा कारण एप्स्टीन फाइल्स का भी होना है, जिसमें ट्रंप खुद बुरी तरीके से घिरे हुए हैं और उनके तमाम अपने सहयोगी लोग घिरे हुए हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, इसीलिए अमेरिका में ट्रंप का विरोध हो रहा है। और इन सब चीजों का नतीजा दिखाई पड़ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की भाषा, डोनाल्ड ट्रंप के बयान वो किस तरीके से आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे बिल्कुल उनकी मन स्थिति डामाडोल दिखाई पड़ रही है साफ तौर पर।
बिल्कुल समीर जी, मना स्थिति काफ़ी डामाडोल है और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है समीर जी। और इस समय जो है ये जो हम लोग बता रहे थे कि उसमें बगदाद में जो एम्बेसी है जी अमेरिका की, उस पर जो हमला हुआ है उसके विजुअल्स भी आना शुरू हो गए, लेकिन विजुअल हम लोग दिखा नहीं सकते, कुछ समीर जी गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस, और वो विवत्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये है कि जो बगदाद का ग्रीन जोन है वहाँ स्थित है ये अमेरिकी दूतावास परिसर, उस पर ड्रोन से हमला हुआ है और इस हमले में दूतावास का सीरएम यानी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो लगा था, वो जो है ध्वस्त हो गया है और एक हेलीपैड भी ध्वस्त हो गया है। माना जा रहा है ये हमला ईरान से जुड़े मिलिशिया समूह से किया गया है। इधर समीर जी जो जहाज मार गिराया था अमेरिका का, उसको अब अमेरिका ने स्वीकार कर दिया है कि ये ईरान समर्थित मिलिशिया ने मार गिराया, और उसमें 6 क्रू मेंबर्स अमेरिकी सैनिक भी थे, उनकी भी जान गई, वो भी स्वीकार किया, वो भी स्वीकार किया है। पहले तो कहा जा रहा था कि ना तो ये किसी ने मार गिराया है, ना ये आपसी संघर्ष में मतलब मित्र उसमें हुआ है और ये आपस में तेल भरते हुए नुकसान हो गया, लेकिन अब स्वीकार कर दिया है कि ये ईरान ने ही मारा है। तो ये समीर जी इस समय की एक और बड़ी खबर जो है वो सामने आ गई है। जी बिल्कुल। तो इस समय ईरान और जो ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल लड़ाई कर रहे हैं, वो अब एक उसका दायरा भी बढ़ता जा रहा है और उसकी भयावहता भी बढ़ती जा रही है। जिस तरीके से ईरान के ऊपर, ईरान के द्वीप पर हमला किया है, खार्ग द्वीप पर, वहां उस हमले को लेकर ईरान बहुत ज्यादा, अब और भी ज्यादा तीव्रता से अमेरिकी ठिकानों पर हमला कर रहा है। एक चीज और देखने वाली बात है, इधर पिछले 2-3 दिनों से ईरान के हमले, उनकी जो तीव्रता है वो इजराइल पर कम और अमेरिकी ठिकानों पर ज्यादा, बिल्कुल, क्योंकि इजराइल की तरफ से बयान भी कुछ अब नहीं आ रहे हैं भड़काने वाले या ईरान को खत्म कर देने वाले, रेजिम चेंज कर देने वाले। बिल्कुल खामोशी है वहां। बिल्कुल समीर जी, और ये खामोशी इसलिए है कि एक तो वो तबाह कर चुके हैं इजराइल को पूरी तरीके से, और अब वो विजुअल्स इजराइल ने भी जारी करना शुरू कर दी किस तरीके से उनका पूरा सब तबाह हो चुका है। नेतन्याहू जमीन पर नहीं उतर पा रहा है, हवा में ही घूम रहा है और जैसे उसकी सूचना मिलती है तो तुरंत उड़ लेता है कहीं भी, मतलब तेल भराने के लिए जहाज में जहाँ कहीं रुकता होगा वो रुकता होगा, इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब उसके हमले जो है, मतलब एक तो जो खार्ग पर हमला हुआ, इसके बाद सीधा उसने अब जो है हमले करना शुरू कर दिए अमेरिका के जो बेस है उनके ऊपर, बहुत तगड़े हमले हो रहे हैं। अभी समीर जी जो एक सूचना आ रही है, वो सूचना एक और ये भी आ रही है कि उसने शारजाह में एक अमेरिकी टैंकर पर हमला किया है और उसमें आग लग गई है। ये भी इस समय की एक बड़ी खबर समीर जी आ रही है, और उसके विजुअल्स भी आ रहे हैं। बहुत भयानक खतरनाक विजुअल्स हैं, जो आग लगी हुई है, धुआं निकल रहा हुआ है उस जो शारजाह में। ईरान ने ये टैंकर पर एक बड़ा हमला किया है, और जो ये वहाँ पर जिस तरीके से ये हमलों की तीव्रता बढ़ रही है अमेरिकी ठिकानों पर, टैंकरों पर, उन जगहों पर जहां अमेरिका का कोई न कोई संबंध है, चाहे व्यापारिक संबंध हो, उसके जहाज हों, और जो सबसे बड़े जहाज थे, युद्धपोत थे, जो विमानवाहक युद्धपोत, उनका तो पता ही नहीं चल रहा कि वो कहाँ है। अब वो केवल एक विमानवाहक युद्धपोत ही ईरान के लिए काफी था, लेकिन अब वो कहाँ चला गया है कुछ पता नहीं। हाँ, कहीं अता पता नहीं। और समीर जी ईरान की सेना जो है वो अमेरिकी सेना का मजाक उड़ा रही है। उनके जो प्रवक्ता हैं, वो जो बार बार आते हैं और जिनकी नेम प्लेट लिखा जाता है ईरान के खामेनेई के सिपाही, खामेनेई के सिपाही जो लिखा जाता है, तो वो अब कह रहे हैं कि तकनीकी खराबी, मस्तिष्क में हल्की चोट और फ्रेंडली फायर, अपनी सेना द्वारा की गई गोलीबारी की घटनाओं की संख्या पिछले कुछ समय से पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा बढ़ गई है। फ्रेंडली फ्रेंडली फायर जो है वो कहा था ना उस पे, जब 3 जहाज गिरे थे, उसके बाद फिर इसको भी कहा गया फ्रेंडली फायर। जी हाँ। तो ये फ्रेंडली फायर की घटनाएं जो काफी ज्यादा बढ़ रही हैं, मतलब ये मजा जो है वो ईरान अब अमेरिका का ले रहा है। सभी जी बड़ी बात ये है कि ईरान के बहुत सस्ते हथियारों ने अमेरिका के कई खरब के जो हथियार थे उनको खुट्टल कर दिया। बिल्कुल, वो तो रिपोर्ट पढ़ रहे थे कि 18 लाख रुपए में जो उनकी बैलिस्टिक मिसाइल है, वो उनके 38 करोड़ 40 करोड़ डॉलर के जो डिफेंस सिस्टम डिस्ट्रॉय कर रही है। धाड़ और दहाड़ यानी क्या क्या है, सबको उसने सब जो है बिल्कुल एकदम नेस्तनाबूद कर दिया है। साफ तौर पर समीर जी ये समझा जा सकता है कि वो किस तरीके से, और जो कैंटकॉम, उनका सेंटकॉम जो है वो अब पुष्टियां कर रहा है कि भाई उनका क्या क्या नुकसान हो रहा है। तो जितना नुकसान कर दिया है ईरान ने समीर जी, देखिए तेल है वो तो फिर समुद्र से निकल आएगा, है ना, तेल निकलना बड़ी समस्या थोड़ी है, तेल फिर निकल आएगा। हाँ, तो प्राकृतिक संसाधन है भाई, ठीक है, थोड़ा समय लगेगा,
समय लगेगा तो दुनिया उसका भुगतान करेगी। यहाँ भक्त लोग तो कहते ही रहते हैं कि 500 रुपये लीटर खरीद लेंगे तेल, तो खरीदेंगे 500 रुपये लीटर तेल। यहाँ भक्तगण जो हैं तो तैयार बैठे 500 लीटर तेल खरीदने के लिए, 5-5 हज़ार का सिलेंडर खरीद ही रहे। खूब सोशल मीडिया पे वायरल हुए थे यूपी के चुनाव के समय कि हम 500 लीटर 5,000 का सिलेंडर खरीद लेंगे, तो खरीद रहे 5,000 का सिलेंडर, वो सही है। लेकिन इसकी भुगतान जो अमेरिका कर रहा है तो उसकी भरपाई अमेरिका कैसे करे? कैसे करे, बिल्कुल जी। तो ये और समझिए इधर एक खबर बड़ी और भी ये आई है, उसकी हम पुष्टि नहीं कर सकते, लेकिन जो एक मीडिया आउटलेट है भारत का ही, उसने सूत्रों के हवाले से ये खबर प्रकाशित की है कि चूंकि भारत जो है वो ईरान का वो उसका ब्रिक्स का इस समय अध्यक्ष है जी, और ईरान ने कहा है साफ तौर पर भारत से कि आप ब्रिक्स का नेता होने के नाते, उसका अध्यक्ष होने के नाते जी बैठक बुलाइए और इसकी आप अब निंदा कीजिए इसकी, और इस पर आप बाध्य कीजिए अमेरिका और इजराइल को कि वो जो है माफी मांगे और हमारा नुकसान की भरपाई करें जी। अब वो भारत करता है नहीं करता है, क्योंकि यहाँ तो 12 दिन जो थे वो लग गए प्रधानमंत्री को सिर्फ एक फोन करने में जी, और उस फोन में भी जो था अब तक ये नहीं कहा उन्होंने कि हम जो है शोक व्यक्त करते हैं, गलत हुआ है इस तरह, ये भी कुछ नहीं कहा। तब जब यहाँ पर गैस को लेकर भयानक संकट, हालांकि प्रधानमंत्री का बार बार ये कहना है कि कोई संकट नहीं है, विपक्ष अफवाह फैला रहा है, लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि राजधानी दिल्ली से लेकर और देश के तमाम इलाकों में सिलेंडरों की लाइन, सिलेंडर लिए हुए लोगों की लाइनें कितनी लगी हुई हैं। कोई रो रहा है, कोई परेशान हो रहा है, रात रात भर लाइन लगी हुई है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये सारी लाइनें अफवाह लग रही है। वो कह रहे हैं कि ये विपक्ष अफवाह उड़ा रहा है। कोई कमी नहीं, कमी नहीं है तो दीजिए ना। अभी 10 दिन पहले तो नहीं इस तरह से लाइनें लग रही थी। समीर जी, मेरा एक सिलेंडर खाली रखा है, मैंने सोचा उसको भरवा लिया जाए, तो मैंने बुक किया, तो पहले तो काफ़ी देर हुआ नहीं, उसके बाद रात में मैंने 12 बजे के आसपास जब वो कॉल की तो मैसेज आया कि चूंकि आपने बुक किया था तो 25 दिन के बाद अब आप 2 अप्रैल को बुक कीजिएगा, तब आपका बुक होगा। अब 2 अप्रैल को बुक होगा और 2 जून को आएगा। आप यही समझा सकते हैं। और अगर आप कह दीजिए कि ये इस तरह से तो अफवाह मान लिया जाएगा भाई, ये क्योंकि इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है। लेकिन जो लोग ये पीड़ा, ये दंश झेल रहे हैं, ये तो उन्हीं को समझ में आ रहा है कि सिलेंडर के लिए, और सिलेंडर नहीं है तो फिर कोई चीज़ नहीं है। आजकल ज़्यादातर खासतौर पर शहरों में, कस्बों में, यहाँ तक कि गाँव में भी सिलेंडर से खाना बन रहा है, लेकिन गांव में तो वैकल्पिक व्यवस्था भी है। और इसलिए कहा गया था कश्मीर में कि आपको ईद पे हम जो है वो सिलेंडर देंगे मुफ्त। जी हाँ। यहाँ उत्तर प्रदेश में कहा गया था कि होली और दिवाली पर मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे, तो लोगों ने सोचा मुफ्त सिलेंडर मिलेंगे तो सिलेंडर ले लो। तो ये सिलेंडर ले लिए लोगों ने। अब वो पछता रहे कि चूल्हा भी बंद कर दिया मोदी जी के कहने से, चूल्हे में पानी डाल दिया, और ये वास्तव में चूल्हे में पानी डाल दिया, ऐसी बात हो ही गई। और समझिए सबसे बड़ी बात यह कि आप इजराइल गए थे, तो क्या आपको यह अंदाजा नहीं लगा था कि इजराइल इस तरह की कोई हरकत करने वाला है? अगर सवाल ट्रंप पर उठ रहे हैं कि उसने हमला कर दिया और अपना रिजर्व उसने नहीं किया, नहीं बढ़ाया, तैयारी नहीं की, वहां उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल तो यहाँ भी आप पर उठ सकते हैं कि आप जब इजराइल गए थे तो क्या आपको आभास नहीं हुआ था कि इजराइल इस तरह की कोई हरकत करने जा रहा है? बिल्कुल। और ऐसी हरकत होगी तो आप चूंकि इजराइल गए हैं तो आपके साथ अब ईरान के संबंध ठीक नहीं रहेंगे। आप जब इजराइल के साथ गए तो उसका देश की अर्थव्यवस्था पर और यहाँ के संसाधनों पर क्या असर पड़ेगा, क्या आपको इसका अंदाजा नहीं था? जी। इसीलिए कहा जाता है कि पढ़ा लिखा दूरदर्शी प्रधानमंत्री होना चाहिए। अच्छा, इधर एक और बड़ी खबर आ रही है। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि जो लेबनान का मिलिशिया है कि उसने फ़लस्तीन में उस जगह पर एक बड़ा हमला किया है जहां बड़ी संख्या में इजरायली सैनिक मौजूद थे, बैठे हुए थे या वहां पर कुछ कर रहे थे, किसी गतिविधि में लगे हुए थे, और उनको एक बड़ा हमला किया है जिसमें अब इजरायली सैनिकों का क्या हुआ उस पर अपडेट नहीं आया है, लेकिन इस बड़े हमले की खबर है जो हिजबुल्लाह ने अभी से थोड़ी देर पहले। हाँ बिल्कुल, हिजबुल्लाह ने अभी थोड़ी देर पहले क्या समझिए, हम लोगों ने भी बताया था कि जो 48वीं लहर भेजी है ईरान ने, तो अब ये मिलकर हमले कर रहे हैं। इधर से ईरान की मिसाइल जाती हैं और मिसाइल जैसे ही हिट करती है वैसे ही, चूंकि अब मिसाइल जहाँ हिट हुई तो वहां ध्यान जाएगा, तो वहां फिर रॉकेट दागता है हिजबुल्लाह वहां से। जी। तो ये इस तरीके से मिलकर जो है वो ये कॉम्बिनेशन वहां उन्होंने बनाया हुआ और ये इस तरीके से हमले कर रहे हैं। इस बीच समीर जी ये है कि जो यादा बस्ती है फिलिस्तीन में, यादा बस्ती है इजराइल की, उस पर जो है उसने हमला किया है और आत्मघाती ड्रोन के झुंड से निशाना उसने बनाया है, ये उसने साफ तौर पर कहना है। इधर समीर जी एक बड़ी खबर जो है वो इस बीच ये भी है कि जो सऊदी अरब है, सऊदी अरब का जो प्रिंस सुल्तान एयरबेस है उस पर ईरान ने निशाना बनाया और 5 अमेरिकी विमान जो हैं
उनको ध्वस्त कर दिया है। जी। लड़ाकू विमान है अमेरिका के, उनको उसने ध्वस्त कर दिया है। एयरफोर्स के, यूएस एयरफोर्स के विमान हैं, ये उसने उनको ध्वस्त कर दिया है। ये खबर भी इस समय आ रही है। जी। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं आई है, ये कहा जा रहा है, लेकिन ये पुष्टि हुई है कि नहीं हुई है ये देखा जा सकता है कि जब थोड़ी देर में सूचनाएं आएंगी, क्योंकि इस तरह की सूचनाएं एकदम से नहीं आती हैं। जी हाँ। जब इराक में जहाज गिरा तब भी पहले कहा गया कि कोई हताहत नहीं है। हाँ। फिर 12 घंटे के बाद कहा गया कि 4 उसमें जान चली गई जी। है। 24 घंटे के बाद कहा गया कि 6 की जान चली गई है। फिर स्वीकार कर दिया गया कि ये ईरान नहीं गिराया है। हाँ। पहले कहा गया था कि ये फ्रेंडली फायर भी नहीं है और ईरान का भी इसमें कोई हाथ नहीं है, लेकिन बाद में इसको स्वीकार कर लिया। तो ये बाद में आएगा कि उसमें कितने लोगों की जो है वो क्षति हुई है, कितने सैनिक जो है वो यूएस की उसको जान गंवाना पड़ा है। लेकिन अब ये जो हमले हो रहे हैं जी। ये सीधे सीधे अमेरिका के जो हथियार हैं और उनके जो अड्डे हैं उन पर अब जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं, समझ में। जी बिल्कुल, हमले जबरदस्त तरीके से हो रहे हैं। उन हमलों का खौफ इसराइल में दिखाई पड़ रहा है, चूंकि अमेरिका तो बहुत दूर है, लेकिन जो यहाँ पर खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकाने हैं उन पर जबरदस्त तरीके से हमले हो रहे हैं। जो तेल के टैंकर हैं अब उन पर भी हमले हो रहे हैं, क्योंकि अब अमेरिका की तरफ से ईरान के तेल के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। और जो सबसे बड़ा एक जहाँ पर स्टोरेज है तेल का, यानी खार्ग द्वीप, उस पर हमला किया गया है। और ईरान ने कहा था कि इस पर हमला अगर हुआ तो उसको माना जाएगा कि आपने लाल रेखा क्रॉस कर ली है, रेड लाइन क्रॉस कर ली है, फिर आपको हम बख्शेंगे नहीं। और वो स्थिति अब पैदा कर दी है अमेरिका ने और हमले हो रहे हैं। अब वहाँ पर बगदाद के दूतावास पर ज़बरदस्त तरीके से हमला हुआ है। यहाँ दुबई में जो 5 उनके एयरक्राफ्ट हैं उनको नष्ट कर दिया है ईरान ने। और दूसरी ओर यहाँ एक और भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है, वो ये है कि इन सब के बीच डोनाल्ड ट्रंप के बयान बार बार आ रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने को तैयार है। ईरान की तरफ से नहीं आ रहा है और ना ही ट्रंप की इन बातों की पुष्टि उनका पेंटागन कर रहा है। हाँ। अब या तो ईरान से कोई सीधे कम्युनिकेट कर रहा हो कि ट्रंप साहब से बातचीत हो रही हो फोन पे कि हम सरेंडर को तैयार है, उसके बीच कोई प्रोटोकॉल नहीं है, और या फिर डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान देकर अब क्या साबित करना चाहते हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन चर्चा ये है कि अब वो अपना मानसिक संतुलन भी खोने लगे हैं, क्योंकि इस तरह के बयान अनाप शनाप लगातार रोज हर दिन 1-2 बयान उनके आ रहे हैं। बिल्कुल, हर दिन उनके 1-2 दिन बयान आ रहे हैं, अनाप शनाप आ रहे हैं, और मतलब बहुत विचलित करने वाले आ रहे हैं। और वास्तव में अब ये जो दया सी ट्रंप साहब पर भी आ सकती है कि भाई इनका मस्तिष्क का हाल क्या हो गया है, जिस तरीके की बात कर रहे हैं, ये साफ तौर पर देखने में आ रहा है समीर जी। और ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि ट्रंप साहब की स्थिति जो है काफ़ी ज़्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है समीर जी। तो यह के अपडेट जो है ईरान पर हमले के और जिस तरीके से ईरान ने हमले किए हैं उन सब को देखते हुए ये साफ साबित हो रहा है कि ये लड़ाई अभी और लंबी खींचेगी। तेल संकट पूरी दुनिया में इस समय दिखाई पड़ रहा है, पूरी दुनिया परेशान है, अमेरिका भी परेशान है और इसके अलावा दुनिया के तमाम देश परेशान है। सबसे ज्यादा इस समय ट्रंप के ऊपर दबाव पड़ रहा है खाड़ी के उन देशों का जिनकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कमजोर होती जा रही है, क्योंकि वो तेल पर ही अर्थव्यवस्था टिकी हुई है और टूरिज्म पर टिकी हुई है। दो के दोनों इस समय बुरी तरीके से प्रभावित हो रहे हैं। तो अब ट्रंप पर इसराइल ने तो दबाव बनाया कि वो लड़ाई करे, और यहाँ अब उनके जो सहयोगी खाड़ी के दूसरे देश हैं वो दबाव बना रहे हैं कि लड़ाई रोकें, और ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान सरेंडर करने को तैयार है, और ईरान कह रहा है कि हम इस तरह की लड़ाई अभी 6 महीने तक लड़ते रहेंगे। बिल्कुल समीर जी, ये कह रहा है। और एक और बड़ी खबर इस समय आ रही है, अनादोलू समाचार एजेंसी है जी, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक यूएई का जो फुजैराह बंदरगाह है उस पर तेल भंडारण टैंकों में आग लग गई है, ये कहना है उसका। और तड़के हमला जो है ये ईरान की तरफ से हुआ, संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह पर उस पर यह हमला हुआ। रिपोर्ट में बताया गया है कि अधिकारी खाड़ी क्षेत्र के प्रमुख ऊर्जा केंद्र पर स्थिति का जायजा ले रहे हैं। यह क्षेत्र जो है केंद्र जो है क्षेत्रीय तेल आपूर्ति के लिए अहम भंडारण है और निर्यात केंद्र के तौर पर काम करता है। यानी अब जो गल्फ कंट्रीज में तेल के भंडार हैं उन पर अब हमले ईरान कर रहा है, चूंकि अब लाल रेखा पार कर ली है ना, कहा था उसने, तो वो उसके अब हमले हो रहे हैं। ये अभी समीर जी हम लोग जिस समय बात कर रहे हैं ठीक इसी समय की 2 सेकंड पहले की, मतलब जी हो गया उसको मिनट भर हो गया, 2 सेकंड पहले की खबर उसकी एजेंसी की आई है। जी बिल्कुल, कि वहां पर जो तेल के टैंकर्स हैं जहां स्टोरेज है उन पर हमले किए गए, और ये हमले इस घटना के बाद से आ रहे हैं जब ईरान के तेल ठिकानों पर हमला किया है अमेरिका ने।
तो अब ये हमले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं, कहीं से रुकते नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और तेल गैस की कीमतें आसमान छू रही हैं। भारत में भी गैस को लेकर किस तरीके से हाहाकार मचा हुआ है। प्रियांक खड़गे हैं कर्नाटक में मंत्री, उनको भी हम लोग सुनेंगे। लेकिन पूरे देश में इस समय जो एलपीजी गैस है, सिलेंडर के जरिए जो खाना बनाने की गैस है, उसकी बड़ी कमी दिखाई पड़ रही है। सरकार कह रही है कोई कमी नहीं है, पर्याप्त है, लेकिन यहाँ पर लोग परेशान हो रहे हैं, रात भर लाइनों में लग रहे हैं, लेकिन सिलेंडर उनको नहीं मिल रहे हैं। क्या कह रहे हैं प्रियांक खड़गे, एक बार उनको सुन लेते हैं। पता लग रहा है उसे कि किस तरीके से यहाँ पर जो इसका ये संकट है गैस का, इसको लेकर संसद में भी बात हुई और चर्चा कराने की मांग की गई, लेकिन सरकार का यही कहना है कि कोई दिक्कत है ही नहीं। अब पूरा देश चिल्लाता रहे, लेकिन सरकार कह रही है कि बिल्कुल सब चीज ओके है। हाँ, सब कुछ चंगा सी, और सब कुछ चंगा सी इसलिए है समीर जी, क्योंकि प्रधानमंत्री इस समय रैलियों में व्यस्त है। हाँ, जनता जो है, देश लगा हुआ है लाइनों में, प्रधानमंत्री व्यस्त है इस समय भाषण में। तो इसलिए जो है वो आप ये है, इसको लेकर आप चूंकि प्रधानमंत्री भाषण में व्यस्त हैं, 18 घंटे काम बीजेपी के लिए कर रहे हैं, तो उन्हें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि देश के अंदर कोई संकट भी है। तो ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है, तो ये संकट देखा जा सकता है कि वो किस तरीके से सामने आ रहा है। इधर अखिलेश यादव जो है वो कह रहे हैं कि ये कोई संकट जो है ये कोई लाया है, तो ये संकट बीजेपी लाई है जी, और अमेरिका और इजराइल ने बीजेपी का तेल निकाल दिया। ये उनका साफ तौर पर कहना है समीर जी। ये उनको भी सुनते हैं। हाँ, उनको पहले प्रियांक खड़गे को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। और ये जो संकट है पूरे देश में है, लेकिन सरकार भले ही कह रही हो, पर लोग बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रहे हैं और इसीलिए संसद में इस पर चर्चा की मांग भी की जा रही थी। बहरहाल सुन लेते हैं प्रियांक खड़गे को क्या कह रहे हैं। संकट बीजेपी ने बनाया है, ये केंद्र सरकार की एक खराब पॉलिसी के अलावा और कुछ नहीं है। मिस्टर मोदी को युद्ध से 2 दिन पहले इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? उन्होंने क्या हासिल किया? वे गए और इजराइल से एक ऐसा अवार्ड ले लिया जो था ही नहीं, और वे ईरानी लीडरशिप पर हमले की बुराई करने में नाकाम रहे। मिस्टर जयशंकर कहाँ हैं? मिस्टर हरदीप सिंह पुरी कहाँ हैं? प्रधानमंत्री कहाँ हैं? इस युद्ध के पिछले 10 दिनों में मिस्टर मोदी ने इस बारे में कितनी बार बात की है? अगर कोई संकट नहीं है तो एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट क्यों लागू किया जा रहा है? मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ने अपने 2-3 इंडस्ट्रियल दोस्तों को खुश करने के लिए फॉरेन पॉलिसी देश के हित से समझौता किया है। अब ये आरोप है सरकार, जो विपक्ष का आरोप सरकार पर है ही, लेकिन ये बातें सही भी साबित हो रही हैं। पूरी दुनिया परेशान है, लेकिन अमेरिका के साथ जो अडानी ने कितना बड़ा तेल का वहाँ पर रिफाइनरी लगाने का सौदा किया है। बिल्कुल, भले पूरी दुनिया परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है समीर जी, और वहाँ वो लगा रहे हैं। भैया अगर आप वहाँ रिफाइनरी लगा रहे हैं तो यहाँ क्यों नहीं लग सकती थी रिफाइनरी? सवाल ये भी तो पूछा जा सकता है समीर जी। और उसकी सूचना ट्रंप दे रहे हैं। हाँ, ट्रंप दे रहे हैं, यहाँ भारत सरकार को सूचना ही नहीं है जी। तो यानी कैसा प्रधानमंत्री है कि यहाँ का एक व्यापारी जो है वो विदेश में जाकर निवेश कर रहा है और यहाँ के प्रधानमंत्री को सूचना ही नहीं, यहाँ की सरकार को सूचना ही नहीं है। और अगर सूचना है तो भाई छिपा क्यों रहे हो, बताओ फिर। बिल्कुल, आपने क्यों नहीं कहा? भाई ट्रंप ने एलन मस्क से साफ साफ कहा कि अगर तुम भारत में जाकर फैक्ट्री लगाओगे तो 500% टैरिफ तुम पे लगा दो। और तब घबरा गया मस्क जी, नहीं लगा रहा यहाँ फैक्ट्री, है ना। एप्पल से कहा बंद करो, बंद लगा देंगे। एप्पल यहाँ से अपनी यूनिट उखाड़ ले गया, पता नहीं उखाड़ ले गया कि चल रही है, लेकिन खबरें आई थी कि उसने बंद कर दिया यहाँ की यूनिट। तो ये अब अगर इस तरह की चीजें होनी, ट्रंप अगर कर सकता है अपने यहाँ के उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को, कि तुम भारत में नहीं लगाओगे, तो यहाँ का प्रधानमंत्री अंबानी से क्यों नहीं कह सकता है कि तू वहां क्यों लगा रहा है? भाई यहाँ लगा, जब तुझे निवेश करना है तो यहाँ लगा, रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को मिलेगा, फिर यहाँ से एक्सपोर्ट होगा तो फिर सरकार को टैक्स मिलेगा। वहां जाके क्या मिलेगा? टैक्स भी देगा, तू ट्रंप को देगा वहां जाकर। बिल्कुल, इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि प्रधानमंत्री की नीतियों से फायदा हो रहा है उनके मित्र उद्योगपतियों को, और वो फायदा दिखाई पड़ रहा है कि इतने बड़े संकट में, जब देश पूरा यहाँ पर तो वैसे तो पूरी दुनिया में संकट है, लेकिन देश में किस तरह का गैस संकट है और ऑयल क्राइसिस चल रही है, उसमें वहाँ पर उनके मित्र उद्योगपति अमेरिका में जाकर प्लांट लगा रहे हैं और बड़ा निवेश कर रहे हैं। अब क्या कुछ कह रहे हैं अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उनको भी सुनते हैं। जैसे पूरा विपक्ष जो है इस मामले में परेशान है, लोग परेशान है, लेकिन सरकार कह रही है कि बिल्कुल परेशान नहीं होने की जरूरत है, सब बढ़िया है। अब सब बढ़िया है तो लोगों को क्यों नहीं मिल रहा है, बड़ा सवाल है। कॉमर्शियल सिलेंडर्स इतने महंगे हो गए हैं, कई रेस्टोरेंट और ढाबे बंद हो गए हैं, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं।
पर सरकार का कहना है कि सब बिल्कुल बढ़िया है। कल तो मैं एक खबर पढ़ रहा था अमलेंदु जी की, एक पुलिस के कुछ लोग गए हुए थे सिलेंडर लेने, घंटों लाइन में लगे रहे और बाद में बड़ा परेशान होकर आके कहने लगे, रोने लगे। वो कुछ उनके विजुअल्स हमने देखे थे कुछ सोशल मीडिया पर। तमाम समीर जी इस तरीके आ रहे हैं। और प्रियांक खड़गे ने बहुत वाजिब सवाल पूछा कि अगर कोई शॉर्टेज नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, तो भाई ये काहे को लाइनें लगवा रहे हो, वही तो। काहे को एस्मा लागू किया हुआ है, हटाओ एस्मा। क्यों जो है एजेंसी मालिकों की गिरफ्तारियां हो रही हैं जी, क्यों हो रही हैं? ये सब फ्री फंड में हो रहा है। और इतनी अच्छी सरकार होती हुई लोग अफवाह भी फैला ले रहे हैं। अफवाह फैलाने वाले जो हैं, सबसे बड़ा र्यूमर स्प्रेडिंग सेल जो है वो तो आपके पास है, आरएसएस के तौर पे जी, जिसको कहा जाता है। और लोग दूसरे लोग अफवाह फैला रहे हैं, आपके होते दूसरे कोई अफवाह कैसे फैला सकता है? ये सवाल तो उठते हैं। तो यही सवाल प्रियांक खड़गे कर रहे हैं और यही सवाल जो समीर वो अखिलेश यादव कर रहे हैं। लेकिन इस बीच भारत की जो विदेश नीति है उसकी किस ये तरीके तस्वीरें ये हम कुछ देख रहे हैं, बिल्कुल ये बता रही हैं कि किस तरह से लोग सिलेंडर्स को लेकर परेशान है। और मैं आज सुबह जब टहलने गया था वहां पर मैंने देखा कि लोग सुबह से ही सिलेंडर के लिए अपना लाद कर और एजेंसी पहुंचने लगे थे। इसका मतलब कि सुबह से ही लग जाएंगे तो शायद शाम तक उनका नंबर आ जाए, उनको मिल जाए। लेकिन एजेंसी वालों का भी कहना है कि उनके पास है ही नहीं, तो दे कैसे है ही नहीं। समीर जी, मैं आ रहा था कल एक गाड़ी से जी, तो उसका गाड़ी का ड्राइवर जो था वो बुलंदशहर में कहीं बात कर रहा था किसी एजेंसी के मालिक से ही, और उसकी बातचीत से लग रहा था कि उनके आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं, पैसे का लेन देन भी होता रहता है। मतलब उनको ये भी नहीं मालूम कि किसने किसको पैसे दिए थे, कि हिसाब देख लेना भाई कि तूने कितनी देखी। तो वो एजेंसी मालिक उससे कह रहा था कि भाई 5 तारीख को मेरे पास गाड़ी आई थी, उसके बाद नहीं आई है। इस समय सिलेंडर की तो बात तुम छोड़ ही दो कि कहीं खाली सिलेंडर जो है उन तक की जो रखवाली करनी पड़ रही है। और 5 तारीख से मेरे पास कोई गाड़ी नहीं आई है, उसका ये कहना था। बिल्कुल। पता नहीं क्या और ये तो तस्वीरें हैं, ये केवल किसी एक जगह की नहीं है, ये आपको जगह जगह मिल रही है जहां पर गैस एजेंसियां। और इधर एक बड़ी खबर आ रही है अमलेंदु जी की, दक्षिणी लेबनान में इजराइल ने थोड़ी देर पहले एक हेल्थ केयर सेंटर पर यानी अस्पताल पर हमला किया है, जिसमें 12 मेडिकल स्टाफ, जिसमें डॉक्टर और नर्स और वहां पर जो दूसरे स्वास्थ्य कर्मी हैं, उनकी जान चली गई। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये हमले जो कर रहा है ये साफ तौर पर ये एक तरीके से हमले जो है वो 19 पे करता है, जहाँ स्कूल हो या अस्पताल हो, जी हाँ, वही कर रहा है ये हमले। और इसीलिए जो है मतलब ये वहाँ के नागरिकों को क्षति पहुंचाना चाहता है। और जबकि ईरान ने साफ तौर पर कहा है, यहाँ तक कह दिया है कि भाई जो इजराइल के नागरिक हैं उनसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, ना अमेरिका के नागरिकों से कोई दुश्मनी है जी। और खामेनेई ने अपने इंतकाल से पहले ये कह दिया था कि दैट टू अमेरिका का मतलब अमेरिका के नागरिकों की जान लेना नहीं है। ये डोनाल्ड ट्रंप और उसके सहयोगी और इजराइल जो है इनकी सरकारें जो है इनका मतलब उससे। इधर समीर जी एक बड़ी जो खबर आ रही है, जो ईरानी सेना के प्रमुख हैं जी, उन्होंने कहा है, जो उसके कमांडर इन चीफ है जनरल अमीर हातेमी, उन्होंने कहा है कि जो डेना जो जहाज डुबो दिया था तारपीडो से जो भारत आया हुआ था ईरान अमेरिका ने कि इनके नाविकों की हत्या का जवाब जरूर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेना डिस्ट्रॉयर के 104 क्रू सदस्यों की हत्या का जवाब जरूर दिया जाएगा और सेना ईरान की समुद्री सीमाओं की रक्षा करेगी और अपने नौसैनिक शक्ति को और भी अधिक दृढ़ता से मजबूत करेगी। ये उन्होंने साफ तौर पर जो है वो कहा है। यानी अब इस इलाके में समंदर में हमले जो हैं वो अब और बढ़ेंगे, ये समझ में आ रहा है। जी बिल्कुल, समुद्र में हमले बढ़ेंगे ये समझ में आ रहा है। और यहाँ अमेरिका अपने युद्धपोतों को पीछे ले गया है, हटाने पर मजबूर हुआ है। लेकिन जिस तरीके से आज यहाँ खार्ग द्वीप पर हमला हुआ है, ईरान के बहुत ही जो तेल स्टोरेज सबसे ज़्यादा वहाँ पर रहता है, वहाँ हमला हुआ है, उसके बाद से इस हमले के और भीषण होने की आशंका दिखाई पड़ रही है। इधर अभी ताज़ा तरीन खबरें आई हैं कि इजराइल ने एक बार फिर अस्पताल पर हमला किया है, दक्षिणी लेबनान के एक हॉस्पिटल पर हमला किया है, जहां कम से कम 12 डॉक्टरों की और स्वास्थ्य कर्मियों की जान चली गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि किस तरह से अस्पतालों और स्कूलों पर इजराइल और अमेरिका के हमले हो रहे हैं, लेकिन ईरान के हमले केवल सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं। ये ईरान ने कई बार स्पष्ट किया और अभी तक कोई अमेरिका या इजराइल की ओर से भी इस तरह के आरोप नहीं लगे हैं कि उसने किसी अस्पताल या स्कूल पर किया हो। इस मामले में एक तरीके से माइलेज ले रखा है ईरान ने कि वो जो अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून है युद्ध के, उनको फॉलो करता हुआ चल रहा है। बिल्कुल समीर जी, अंतर्राष्ट्रीय नियम कानून का वो पालन कर रहा है, जबकि ट्रंप साहब शुरू से ही नियम कानून का पालन नहीं कर रहे हैं जी।
और इजराइल तो इतनी हिमाकत कर चुका है कि जो यूएन के चीफ हैं एंटोनियो गुटेरस, उनके लिए कि जो है अपशब्दों का प्रयोग कर चुका है बिल्कुल गुटेरस जी के हाँ लिए। यानी आप समझ लीजिए, और जो यूएन के मिशन वहां थे गजा में, तो यूएन के मिशन पे हमले किए, वहां बिल्कुल यूएन के कर्मचारी मारे गए। हाँ मारे गए। बिल्कुल। और इधर चलते चलते एक और बड़ी खबर है भारत से जुड़ी हुई, उसको भी बता दें। और चूंकि ये खबर आई ही समय है कि समय पूरी दुनिया में ईरान के युद्ध की, गैस कीमतों की चर्चा हो रही है, उस बीच में ये खबर आ गई है सोनम वांगचुक जो लद्दाख के वहां पर सामाजिक कार्यकर्ता हैं, महीनों से जेल में बंद है, उनके ऊपर एनएसए लगाया गया, सुप्रीम कोर्ट से उनकी रिहाई की मांग की गई लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली। आज अचानक गृह मंत्रालय ने उनको रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। क्या खबर है? हाँ बिल्कुल, रिहा करने का आदेश जारी कर दिया। 170 दिन से वो जोधपुर जेल में बंद थे जी। और रिहा करने का ही आदेश नहीं दिया बल्कि एनएसए हटाने की भी जो है वो हटा लिया है। इस तरह की खबरें आ रही हैं, चूंकि अभी हम वो इसकी पुष्टि नहीं कर सकते कि एनएसए हटाया गया है कि नहीं हटाया गया है, लेकिन ये कहा गया है कि चूंकि वो लगभग आधा समय जो है इसके तहत जो निवारक हिरासत की अवधि है, तो जो अधिकतम अवधि है उसका आधा समय पहले ही पूरा कर चुके हैं, तो उनको अब ये रिहा किया जाता है, मतलब रिहा किया जाए, ये आदेश दिया है। तो अब वो रिहा हुए कि नहीं हुए इसकी भी हम पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं, तो जब ये खबर आएगी तो वो भी हम बताएंगे। जी बिल्कुल। तो ये महत्वपूर्ण खबर है कि सोनम वांगचुक को रिहा करने के आदेश गृह मंत्रालय ने जारी किए हैं। अब एनएसए भी हटाने की बात कही गई है। बाकी जो और खबरें होंगी